पीसफुल वॉरियर डैन मिलमैन की जिंदगी की सच्ची कहानी है। उन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पीसफुल वॉरियर, और उसी किताब पर ही ये मूवी बनी है। तो मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि डैन मिलमैन को हमेशा एक सपना आता है जिसमें उनका पैर टूट जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने पैरों में 2 अलग अलग तरह के जूते पहने हुए थे। ये सपना डैन मिलमैन को अक्सर आता है, आज भी आया, जिस वजह से वो घबरा कर उठ गया। वो अब सो ही नहीं पाता। उठ के पास के गैस स्टेशन पर जाता है क्योंकि वहाँ खाने पीने का सामान भी मिलता है। डैन कुछ चीजें लेकर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी आ गया जिसने भी पैरों में 2 अलग अलग तरह के जूते पहने हुए थे। यानी ये वही आदमी था जो डैन को सपनों में आया करता था, और इस बूढ़े आदमी का नाम सोकटी होता है। डैन उसे कहता है कि आपके दोनों पैरों में अलग अलग जूते हैं। सोकटी कहता है कि हाँ मुझे पता है, एक नया जूता है जबकि दूसरा बहुत पुराना है। तो अब डैन यहाँ से चला गया। बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे बाहर आया और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। डैन 2 कदम आगे चलता है, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सोकटी कुर्सी पर नहीं बल्कि छत पे खड़ा होता है। अब ये 12 फीट की बिल्कुल सीधी दीवार थी और सोकटी 2 ही सेकंड में 12 फीट की दीवार को फलांग कर ऊपर चला गया। डैन हैरत से पूछता है कि तुम ऊपर कैसे गए? सोकटी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और डैन वहां से चला जाता है। अगले दिन डैन अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करने गया। जिम्नास्टिक में वो एक ऐसी फ्लिप मारने की कोशिश करता है जिसमें बैक टू बैक 3 फ्लिप्स होती हैं, और ये फ्लिप आज से पहले किसी जिम्नास्ट ने नहीं मारी होती। उसे करते हुए डैन पहले भी कई बार गिर चुका होता है और आज भी गिर ही जाता है। ये देखकर उसका कोच कहता है कि तुम गेम में बहुत अच्छे हो, और अगर तुम इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे तो खुद को बार बार हर्ट करोगे। मत करो ऐसा, कंपटीशन आने वाला है, उस पर ध्यान दो। डैन वहाँ की एक दीवार देखता है। उसे कल रात की बात याद आई कि किस तरह सोकटी ने 12 फीट ऊंची छलांग लगाई, वो भी स्ट्रेट दीवार पर। इसलिए डैन रात को दोबारा सोकटी के पास जाता है, पूछता है कि कल रात तुमने वो कैसे किया था? ये 12 फीट की स्ट्रेट दीवार है और मैं एक जिम्नास्ट हूँ, ये बात अच्छे से जानता हूँ कि कोई इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। सोकटी कहता है कि एंसन स्पार्टस जो थे वो भी काफी अच्छे जिम्नास्ट थे और वो ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो तुम नहीं जानते। डैन बोला, जितना तुम सोचते हो मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। सोकटी ने भी जवाब दिया कि तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा सोचते हो। डैन उसे कहता है, चलो तुम पूछो, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं जवाब देता हूँ। सोकटी उससे पूछता है, क्या तुम खुश हो? वो कहता है कि हाँ, मेरे पिता के पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा जिम्नास्ट हूँ, लड़कियां मुझ पे मरती हैं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तब सोकटी कहता है कि तुम कल रात 3 बजे यहाँ पर आए थे और आज भी, यानी कि बैक टू बैक 2 रातें एक साथ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डैन चुप रहा। सोकटी कहता है, क्या हुआ, मुश्किल सवाल है? डैन बोला, नहीं। सोकटी कहता है, अच्छा एक और सवाल, अगर तुम जिम्नास्ट ना होते तो क्या होते? इस सवाल से डैन को अजीब लगा। वो कहता है कि ये फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। असल में उसके अंदर हल्का सा डर आ गया था, तो वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन डैन जब सो रहा था तो सोकटी फिर से उसके सपनों में आता है। तब वो उठ गया, एक बार फिर गैस स्टेशन पर जाता है, उससे बातें करता है, फिर पूछता है कि तुम इतने टैलेंटेड हो, फिर गैस स्टेशन पर काम क्यों करते हो? सोकटी कहते हैं, ये गैस स्टेशन एक सर्विस स्टेशन है और हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं, बस यही है, ज्यादा और कोई बड़ा मकसद नहीं है। डैन कहता है कि गैस प्रोवाइड करते हो या पंपी? सोकटी कहता है, ओनली सर्विस फॉर अदर्स। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो डैन और सोकटी के लिए खाना लेकर आई थी। इसका नाम जॉय होता है। अब आगे चलकर डैन की इससे शादी भी होती है रियल लाइफ में। वो खाना रख के चली जाती है। तब डैन और सोकटी खाना खाने लगते हैं। अब डैन जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। सोकटी कहता है, अरे बाबा आराम से खाओ, एटलीस्ट उसे फील तो करो, उसका जायका तो लो। डैन कहता है कि मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, खाने के कुछ रूल्स होते हैं कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इस तरह के और भी कई सारे फजूल के रूल्स होंगे। सोकटी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे कोई रूल्स नहीं हैं, बल्कि मैंने तो अपनी जिंदगी के मुश्किल टाइम से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। आगे वो डैन को कहता है कि तुम एक बात तो मानते हो ना कि जो तुम खाते हो, जो एक्सरसाइज करते हो, वो तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। डैन बोलता है कि हाँ। इस पर सोकटी स्क्वाट पोजीशन में खड़ा हो जाता है और डैन से पूछता है कि तुम इस पोजीशन में कितनी देर तक खड़े हो सकते हो? वो कहता है कि तुम बताओ। सोकटी कहता है कि 5 मिनट। जिसके बाद डैन उस स्काउट पोजीशन में खड़ा हो गया, जबकि सोकटी बाहर चला जाता है, अपने काम में बिजी हो जाता है। अब 2 मिनट 3 मिनट के बाद बार बार डैन उससे टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम रह गया, लेकिन सोकटी कोई जवाब नहीं देता। और अब कुछ देर के बाद
डैन गिर जाता है। अब डैन वहाँ से जाने लगता है। सोक्रेटिस उसे कहता है कि हर कोई तुम्हें ये बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। लोग तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि तुम उन पर विश्वास करो। डैन बोलता है, मुझे लगता है तुम भी यही चाहते हो। सोक्रेटिस कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम बाहरी दुनिया से ना सीखकर अपने आप से, अपने अंदर से आने वाली आवाज से सीखो। डैन पूछता है, तुम क्या कोई स्कूल चलाते हो जो इस तरह की बातें कर रही हो? सोक्रेटिस आगे से कहता है कि लोगों के अंदर जो होता है ना, लोग उससे डरते हैं। तुम रात को क्यों नहीं सो पाते? शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम तुम अकेले होते हो, तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं होता। आगे वो कहता है कि अब तुम्हें मैं ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा वॉरियर बनाऊंगा जो अपने माइंड और बॉडी को अपने कंट्रोल में करके ऐसे यूज करेगा जैसे पहले किसी ने कभी नहीं किया होगा। इसके बाद डैन वहां से चला गया और अगले दिन वो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए पहुंचता है। वहां पर उसका ही एक दोस्त गिर जाता है, जिसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो गेम में क्वालिफाई नहीं कर सकता। इस बात से सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस बार में वो जिम्नास्टिक करता है वहाँ सिर्फ वो ही करता है और कोई नहीं करता, और वो अपनी आर्ट में बहुत अच्छा होता है। अब रात को डैन दोबारा सोक्रेटिस के पास जाता है, जहाँ सोक्रेटिस एक गाड़ी को ठीक कर रहा था, और वो डैन से नट बोल्ट खोलने की चाबी मांगता है। वो चाबी को सोक्रेटिस की तरफ फेंकता है, तब सोक्रेटिस बिना चाबी को देखे ही उसे कैच कर लेता है। डैन ये देखकर हैरान हो जाता है। अब सोक्रेटिस एक और चाबी उसे मांगता है, तो इस बार डैन दूसरी साइड चाबी फेंकता है ताकि वो ना पकड़े, लेकिन सोक्रेटिस उसे भी पकड़ लेता है। वो अब अपना काम खत्म करके डैन की तरफ चाबी फेंकता है, वो भी बड़े आराम से, पर डैन उसे नहीं पकड़ पाता। अब सोक्रेटिस डैन के पास आता है और उसकी गाल पर हल्का हल्का सा थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें $10 दूंगा। डैन कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम बूढ़े हो तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन अब सोक्रेटिस उसे थप्पड़ मारता ही रहता है। डैन को गुस्सा आ गया और वो सोक्रेटिस को पंच मार देता है। अब सोक्रेटिस का हाथ डैन के मुंह पर आने से पहले ही डैन नीचे गिर जाता है। डैन को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तब सोक्रेटिस उसे कहता है कि तुमने देखा कि शक्ति को सही से इस्तेमाल करना कितना इफेक्टिव होता है। यही है ट्रेनिंग। जिंदगी भी इसी तरह ही जीने का नाम है, अपनी शक्ति को सही जगह पर सही टाइम पर यूज करने का ज्ञान। और हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसे निकाल दो, यही ट्रेनिंग का पहला पार्ट है। डैन पूछता है कि ये कैसे करूं? सोक्रेटिस कहता है कि तुम कल मुझे कैंपस में मिलना। अगले दिन डैन वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। आते वो सोक्रेटिस को कहता है कि सॉरी, हाँ मैं इन कारण की वजह से लेट हो गया। दोनों ब्रिज पर खड़े थे। सोक्रेटिस कुछ नहीं कहता, बल्कि डैन को उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है। डैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अब ऊपर आया, उस पर चिल्लाने लगता है कि ये क्या हरकत थी, तुमने मुझे पानी में क्यों फेंका? सोक्रेटिस कहता है कि जब मैंने तुम्हें पानी में फेंका तो तब तुम क्या सोच रहे थे? डैन कहता है कि पता नहीं। सोक्रेटिस कहता है कि जब मैंने तुम्हें पानी में धक्का दिया तब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, तुम 100% प्रेजेंट में थे, हाजिर दिमाग थे। डैन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि हम क्या यहाँ कोई मार्शल आर्ट की मूव सीखने आए हैं? सोक्रेटिस कहता है कि तुम्हारे दिमाग में फिर से सोचें आना शुरू हो गई हैं, तुम प्रेजेंट में नहीं हो। वो उसे एक ट्रिक सिखाता है कि प्रेजेंट में कैसे रहते हैं, जो चीज डैन को भी समझ आ जाती है। और अब उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था डैन को सब महसूस होता है। वो समझ गया था कि प्रेजेंट में रहना क्या होता है। जिसके अगले दिन डैन प्रैक्टिस पर जाता है। अब डैन के जिस दोस्त की कलाई टूटी थी उसकी जगह कौन परफॉर्म करेगा, इसलिए सब लोग एक एक करके ट्राई कर रहे होते हैं। तभी डैन आगे आया, कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। और अब वो अपने दोस्त की बार के पास आया। वो बूढ़े आदमी की टेक्निक को यूज करते हुए इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि सारे लोग चौंक जाते हैं। डैन खुद भी काफी शौक था कि ये मैंने कैसे कर लिया। डैन का बोस तो इतना हैरान हुआ कि उससे पूछता है कि भाई तुम कौन सी दुनिया से आए हो? जो सुनकर तो वो खुश हो गया। अब डैन वापस सोक्रेटिस के पास आ जाता है। वो बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होते हुए सोक्रेटिस को कहता है कि तुम्हें वहां पर होना चाहिए था, देखना चाहिए था, सबके मुंह लटक गए थे, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तब ये बात सुनकर सोक्रेटिस खुश नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो डैन को कहता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम दोबारा पास्ट में चले गई, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? खैर आज की ट्रेनिंग खत्म, तुम कल आना। डैन चला गया। अगले दिन जब वो आता है तो सोक्रेटिस ट्रेनिंग की जगह उससे क्या करवाता है? बाथरूम साफ करवाता है, झाड़ू लगवाता है, पोछे लगवाता है और हर रोज ये करवाता है। अब ऐसे डैन की गेम खराब हो गई। एक दिन तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। इस बात से डैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो सोक्रेटिस के पास आ जाता है, कहता है ये तुम मुझसे किस तरह की ट्रेनिंग करवा रही हो, किस तरह का वॉरियर ट्रेन कर रही हो?
टॉयलेट साफ करवाते हो, झाड़ू पोछा लगवाते हो। मैं तो अपनी पहली जिंदगी में ही ठीक था। और अब वो सोकटी से लड़ाई झगड़ा करके वहां से चला जाता है और अब डैन पहले की तरह अपनी जिंदगी जीना शुरू हो जाता है। उसकी गेम भी सुधर जाती है, सब ठीक हो जाता है। एक दिन डैन बाइक पर जा रहा होता है। वो काफी स्पीड में बाइक चला रहा था, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डैन के पैर की हड्डी पूरी तरह टूट जाती है। और अब डॉक्टर कहते हैं कि डैन कभी भी जिम्नास्टिक नहीं कर सकता और इस बात से वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि डैन के लिए उसकी गेम ही सब कुछ होती है। एक दिन डैन कॉलेज की कैंपस में उदास बैठा होता है, तभी उसके पास जॉय आई, वही लड़की जो डैन और सोकटी के लिए खाना लेकर आई थी। डैन उससे पूछता है कि सोकटी कैसा है। जॉय कहती है कि तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। तब वो कोई जवाब नहीं देता। जॉय कहती है कि वो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे। डैन हैरत से पूछता है सच, जिस पर वो कहती है हाँ। तो इसीलिए अब डैन सोकटी से मिलने जाता है, जो इस वक्त काम कर रहा था। वो डैन को स्टीयरिंग पर बिठा देता है और उसे कुछ काम करवाता है। तभी डैन को रोना आ जाता है। फिर डैन कहता है कि मुझे शायद रोना नहीं चाहिए। सोकटी कहता है कि इमोशंस तो नेचुरल होते हैं, ना वो कंट्रोल होते हैं और ना ही इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। डैन बोलता है कि जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ था, जो मैं करना चाहता था जिंदगी में, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा, तो बताओ मैं फिर क्या करूं। सोकटी कहता है कि जिंदगी में हर चीज का मकसद होता है और इसका भी कोई मकसद ही होगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे ढूंढ पाते हो कि नहीं। सोकटी फिर कहता है कि अब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग दूसरे तरीके से करवाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे अंदर से खुद आंसर ढूंढने पड़ेंगे। वो उसे गाड़ी दिखाता है, गाड़ी के पास लेकर जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ और तब तक बैठे रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे आंसर नहीं मिल जाते तुम्हारे अंदर से, और जो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर से आंसर मिलेंगे तुम मुझे जरूर बता देना। इतना बोलकर सोकटी वहां से चला जाता है। अब डैन को अपने अंदर से जो जो भी आंसर मिलते हैं वो उनको जाकर सोकटी को बताता रहता है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि जो आंसर वो चाहता था वो अभी तक उसे नहीं मिला था। एक दिन डैन उसे ये भी बताता है कि जिस इंसान को प्यार करना सबसे मुश्किल होता है उसे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ये आंसर भी सोकटी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। एक दिन मॉर्निंग में डैन जब वहां पर बैठा होता है तो वहां एक लड़का और लड़की आते हैं, जिन्हें डैन गौर से देखता है और उसे लगता है कि हर एक पल जिंदगी में खास होता है। और अब वो सोकटी के पास जाता है, उसे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी पल साधारण नहीं होते, हर पल खास होता है। ये बात सुनकर सोकटी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि यही वो आंसर था जो सोकटी डैन से चाहता था। एक दिन डैन और सोकटी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ सोकटी सिगार पीता है, दारू पीता है और हर वो काम करता है जिसके लिए उसने डैन को मना किया था। ये सब देखकर डैन बड़ा हैरान रह जाता है। तब सोकटी कहता है कि हैबिट इज द प्रॉब्लम, किसी भी चीज की लत लगा लेना, उसे आदत बना लेना, ये है प्रॉब्लम, कभी कभार कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ड्रंक होकर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें 3 चोर मिलते हैं जो उनसे उनके वॉलेट छीन लेते हैं। डैन को लगा कि सोकटी तो बहुत ताकतवर है, ये अब पक्का ही नहीं मारेगा, मगर वो ऐसा कुछ नहीं करता। तीनों वॉलेट लेकर यहाँ से जाने ही लगते हैं। सोकटी उनसे कहता है अरे तुम हमारी घड़ियां लेना भूल गए। चोर वापिस आए, कहते हैं ओ घड़ियां लाओ इधर दो। सोकटी कहता है कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन डैन की घड़ी बहुत अच्छी है। अब डैन उसे हैरानी से देखता है और उसे लगता है कि अब कुछ जरूर करेगा। डैन उन्हें अपनी घड़ी दे देता है, मगर अब भी वो कुछ नहीं करता। जब वो जाने लगते हैं तो सोकटी कहता है कि तुम हमारी जैकेट्स लेना भूल गए। वो कहते हैं कि नहीं, हमें जैकेट्स नहीं चाहिए। सोकटी अपनी जैकेट उतार कर कहता है कि अच्छी जैकेट है, ले लो। तब उनमें से एक बोलता है कि हाँ मैं ले लूंगा, बहुत अच्छी जैकेट है। और अब वो ऐसे करते करते जूते, चप्पल, कपड़े सब कुछ दे देते हैं। और अब डैन और सोकटी शॉर्ट और सैंडो में थे, ना जूते, ना घड़ी, ना वॉलेट, उनके पास कुछ भी नहीं था। डैन उससे कहता है कि वो हमें मार सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया। सोकटी कहता है कि भूल गई अपनी बात, जिस इंसान को प्यार करना मुश्किल होता है उस इंसान को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बात सुनकर डैन को काफी चीजों का रियलाइज हो गया, इसलिए अब वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है जिनके ताल्लुकात पास्ट में डैन के साथ अच्छे नहीं थे, और वो उनसे सॉरी बोलता है। हालांकि वो डैन पर हंसते हैं, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। डैन सोकटी के पास वापिस आता है, कहता है कि अब मैं अपनी सब पुरानी चीजों से छुटकारा पा चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को खास मकसद के लिए डिवोट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। सोकटी ने पूछा क्या। डैन कहता है सर्विस टू अदर्स, दूसरों की मदद करना, उन्हें सर्विस देकर। सोकटी कहता है फिर तुम्हें अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस फिर से शुरू करनी चाहिए। डैन चौंक गया, पूछता है कि तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ,
तुम मेरे पैर देख रही हो, मैं ठीक से चल नहीं पाता, लकड़ी का सहारा लेता हूँ, और तुम बोल रही हो कि मैं जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करूँ। इस पर सोक्रेटिस कहता है कि वॉरियर कभी भी उन चीजों से हार नहीं मानता जिनसे वो प्यार करता है, और जो चीजें वो करता है उनमें प्यार ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो डैन की प्रैक्टिस दोबारा शुरू करवाता है। दरअसल उसने अपने गैस स्टेशन के पीछे सब कुछ डैन के लिए अरेंज करके रखा होता है, जहाँ पे डैन प्रैक्टिस कर सकता है। और अब डैन प्रैक्टिस करना शुरू करता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो पहले की तरह दोबारा परफॉर्म करने लग जाता है। वो बहुत मेहनत करता है, और जब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं पहले की तरह अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो अपने कोच के पास जाता है और कहता है कि मैं फिर से गेम में आना चाहता हूँ। लेकिन उसका कोच मना कर देता है, क्योंकि कोच के पास डॉक्टर की वो रिपोर्ट होती है जिस पर साफ साफ लिखा था कि डैन दोबारा कभी भी जिम्नास्टिक नहीं कर सकता। इसलिए अब वो सोक्रेटिस के पास जाता है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था। सोक्रेटिस पूछता है क्या हुआ? डैन कहता है कि मेरे कोच ने मुझे टीम में लेने से मना कर दिया है। सोक्रेटिस पूछता है प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारे लिए रिंग्स लगाई हैं, प्रैक्टिस करो, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। डैन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द गोल्ड? मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। सोक्रेटिस कहता है कि गोल्ड मेडल तो सिर्फ एक क्रेविंग है, विश है। वॉरियर्स हमेशा वही करते हैं जो उनका सपना होता है, जिनसे वो प्यार करते हैं। डैन कहता है लेकिन गोल्ड मेडल जीतना भी तो मेरा सपना था। और अब डैन को लगता है कि जो कुछ भी मैंने सीखा था वो सब मैंने जाया कर दिया है। वो सोक्रेटिस को सॉरी बोलता है, बाहर आ जाता है और उसी कार के पास बैठ जाता है जहाँ उसने पहले भी कई सारे सवालों के आंसर्स दिए थे। सोक्रेटिस उसके पास आया, कहता है कि कल सुबह तुम अपने हाइकिंग वाले शूज लेकर आना, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊंगा। जब तुम पहली रात यहाँ आए थे मैं तुम्हें तभी से वहाँ लेकर जाने का सोच रहा हूँ, तुम कल आना, हम सुबह चलेंगे। वैसे वो बहुत लंबी हाइकिंग होगी, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। और अब अगली सुबह वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वो कई घंटों तक वॉक करते हैं। पूरे सफर में डैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि आज मुझे नई शक्ति मिलने वाली है या फिर नया विजडम मिलने वाला है। और अब फाइनली वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। सोक्रेटिस कहता है कि हम पहुंच गए। डैन चारों तरफ देखता है, कुछ नहीं होता। डैन पूछता है क्या? सोक्रेटिस कहता है कि तुम ढूंढो। डैन चारों तरफ देखता है और अब उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो कहता है ये व्यू, मतलब ये जो नजारा दिख रहा है, ये देखने आए हैं? वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पैर के पास। वो नीचे अपने पैर की तरफ देखता है तो वहाँ एक फूल और एक पत्थर होता है। वो पूछता है कि ये फूल? सोक्रेटिस कहता है कि नहीं, द रॉक, यानी ये पत्थर। डैन पूछता है पत्थर, इसमें क्या कोई खास बात है? वो कहता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल पत्थर है। डैन कहता है कि पिछले 3 घंटे से स्ट्रगल करके, धक्के खाकर हम यहाँ इतने दूर आए हैं इस पत्थर को देखने के लिए। सोक्रेटिस कहता है वाह लड़के, पूरे सफर में तो तुम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, अब अगर तुम नहीं खुश तो मैं क्या कर सकता हूँ? डैन कहता है कि मुझे लगता था कि हम कोई बहुत बढ़िया चीज देखने आई हैं, इसीलिए मैं खुश था। सोक्रेटिस कहता है कि मेरी ही गलती है, सफर पर निकलने से पहले मुझे ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि वहाँ पत्थर के अलावा और कुछ नहीं। सोक्रेटिस वो पत्थर उठाकर डैन के हाथ में रखता है और कहता है कि सॉरी, अब तुम खुश नहीं हो। इतना बोलकर वो आगे निकल जाता है। तब डैन उस पत्थर को देखता है और कहता है द जर्नी इज द इम्पोर्टेंट, नॉट द डेस्टिनेशन। मतलब जिंदगी का जो सफर है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी मंजिल इम्पोर्टेंट नहीं है। जर्नी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मतलब जो जर्नी होती है, जो जिंदगी का सफर होता है, वही खुशियाँ लाता है, नॉट द डेस्टिनेशन, बल्कि मंजिल खुशियाँ नहीं लाती। और अब अगले दिन डैन उस जगह पर जाता है जहाँ सब जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपने बार पर जाने के लिए तैयार होता है। उसका कोच उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी उस बार पर जाता है और वहाँ परफॉर्म करता है। वो इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि कोच और उसके दोस्त सब हैरान रह जाते हैं। वो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगले आने वाले कंपटीशन में, जिसकी वो इतने लंबे टाइम से तैयारियां कर रहे थे, उसमें डैन भी जाएगा। जब वो दिन आया, सब वहां जाने के लिए निकल गए और अब वो टाइम आता है जिसका सबको इंतजार था। डैन की बारी आती है। डैन ऊपर रिंग्स पे परफॉर्म करने जाता है और वो अपने सारे मूव्स बहुत बढ़िया तरीके से करता है। एक मूव पर रुक जाता है, स्टेबल हो गया, क्योंकि उसे सोक्रेटिस की आवाज आती है। वो पूछता है वेयर आर यू? डैन, तुम कहाँ हो? डैन बोलता है हियर, यहाँ। वो पूछता है व्हाट टाइम इज इट, मतलब ये कौन सा वक्त है? डैन कहता है नाउ, अभी। वो पूछता है व्हाट आर यू, तुम क्या हो? डैन कहता है दिस मोमेंट, यानी ये पल। और इसके बाद डैन बैक टू बैक वो 3 फ्लिप्स मारता है जिसकी वो बार बार प्रैक्टिस करता था
और उसका कोच उसे बार बार मना करता था क्योंकि डैन गिर जो जाता था और जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया होता। और आज डैन वो वाली फ्लिप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेता है जो देखकर सारे जजेस हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद डैन अपना गेम खत्म करके नीचे उतर जाता है। अब इसके बाद सोकोटी का कुछ अता पता नहीं होता, शायद वो अपना काम पूरा करके जा चुका था, यानी उसने डैन को जिंदगी जीने के सही मायने सिखा दिए थे और उसे पीसफुल वॉरियर बना दिया था। डैन भी इसीलिए कामयाब हो पाया क्योंकि उसे अपने गेम से प्यार जो था, इस बार उसे गोल्ड या इस तरह का कोई लालच नहीं होता और आज वो सही मायनों में वॉरियर बन ही जाता है। और इसी के साथ ही ये बेहतरीन फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।